तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी प्राचीन काल से बहुत ही प्रसिद्ध रही हैं। तो तक्षशिला के बाद दूसरा नंबर नालंदा का आता है। ये विश्व की यूनिवर्सिटी मानी जाती थी किसी ज़माने में। आज हम उसी की चर्चा करेंगे और उसकी एक पूरी कहानी, पूरी डिटेल आपको मिलेगी। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कहानी शुरू करते हैं। तो सुनिए। देखिए, यूनिवर्सिटी खुद कह रही है इस चीज़ के लिए, मैं दुनिया का सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय हूँ जिसने फैलाया है भारतीय ज्ञान की प्रकाश। हालांकि देश में तमाम ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनका अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। इन्हीं में से एक है बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना गुप्त काल के दौरान हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि ये दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। तो आइए जानते हैं इस विश्वविद्यालय की कहानी, इसकी जुबानी। देश विदेश के छात्र शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय आते थे। आजकल इसके अवशेष दिखाई देते हैं। राज्य कौन सा है? बिहार है और जिला नालंदा है। और इसका निर्माण काल जो था वो 450 से 470 ईस्वी था। स्थापना गुप्तकालीन सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने 415-454 ईसा पूर्व में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मार्ग क्या है? मार्ग पटना से 95 किलोमीटर, राजगीर से 12 किलोमीटर, बोधगया से 90 किलोमीटर और पावापुरी से 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कैसे पहुंचे? विमान से, रेल, बस, कार से। आइए। हवाई अड्डा पटना और हवाई अड्डा गया। रेलवे स्टेशन निकटवर्ती रेलवे स्टेशन राजगीर और नालंदा। और यातायात बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा। क्या देखें? नालंदा पुरातत्व संग्रहालय कहाँ ठहरे, होटल, धर्मशाला, अतिथिगृह। इसका क्षेत्रफल 2367 वर्ग किलोमीटर। और अन्य जानकारी, अब तक के मिले अवशेषों में ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर व्याख्यान हेतु 7 बड़े कक्ष एवं 300 छोटे कक्ष बनाए गए थे। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। बिहार के नालंदा जिले में एक नालंदा विश्वविद्यालय था जहां देश विदेश के छात्र छात्राएं शिक्षा के लिए आते थे। आजकल इसके अवशेष दिखलाई देते हैं। पटना से 90 किलोमीटर दूर और बिहार शरीफ से 12 किलोमीटर दक्षिण में विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय नालंदा के खंडहर स्थित हैं। यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए और 2,000 शिक्षक थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वान सांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण एक वर्ष एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म यहीं पर हुआ था। विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्तकालीन सम्राट कुमार गुप्त ने 415-454 ईसा पूर्व में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा संस्कृत शब्द है, नालम प्लस दा। नालम कहते हैं संस्कृत में कमल के लिए और दा माने देना। तो कमल देने वाली, चूँकि कमल जो है वो ज्ञान का प्रतीक होता है, इसलिए कालक्रम से यहाँ महाविहार की स्थापना के बाद इसका नाम नालंदा महाविहार रखा गया। सरपुत्ता स्तूप नालंदा विश्वविद्यालय। महाराज शकादिक संभवतः गुप्त वंशी सम्राट कुमार गुप्त 415-455 ईस्वी ने इस जगह को विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी अन्य राजाओं ने यहाँ अनेक विहारों और विश्वविद्यालय के भवनों का निर्माण कराया। इसमें से गुप्त सम्राट बालादित्य ने 470 ईस्वी में यहाँ एक सुंदर मंदिर बनवाकर भगवान बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा स्थापित की। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए जावा, चीन, तिब्बत, श्रीलंका, कोरिया आदि के छात्र आते थे। जब हुयेन त्सांग भारत आया था
उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में 8,500 छात्र एवं 1,510 अध्यापक थे। इसके प्रख्यात अध्यापकों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती, स्थिरमती, प्रभामित्र, जनमित्र, दिक्नाग, ज्ञानचंद्र, नागार्जुन, वसुबंधु, असंग, धर्मकीर्ति आदि थे। विदेशी यात्रियों के वर्णन के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों के ठहरने की उत्तम व्यवस्था थी। उल्लेख मिलता है कि यहाँ 8 शालाएं और 300 कमरे, कई खंडों में विद्यालय तथा छात्रावास थे। प्रत्येक खंड में छात्रों के स्नान के लिए सुंदर तरणताल थे, जिनमें नीचे से ऊपर जल लाने का प्रबंध था। शयन स्थान पत्थरों के बने थे। जब नालंदा विश्वविद्यालय की खुदाई की गई तब उनकी विशालता भव्यता का ज्ञान हुआ। यहाँ के भवन विशाल और भव्य सुंदर थे। कलात्मकता को तो इनमें भरी ही पड़ी थी। यहाँ तांबे एवं पीतल की बुद्ध की प्रतिमाओं के प्रमाण मिलते हैं। इस विश्वविद्यालय में पाली भाषा में शिक्षण कार्य होता था। 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण से ये विश्वविद्यालय नष्ट हो गया था। पहले यहाँ केवल एक बौद्ध विहार बना था, जो धीरे धीरे महान विद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया। इस विश्वविद्यालय को गुप्त तथा मौखरी नरेशों तथा कान्यकुब्ज आधिप हर्ष से निरंतर अर्थ सहायता और संरक्षण प्राप्त होता रहा। युआन चांग के पश्चात भी अगले 30 वर्षों में नालंदा में प्रायः 11 चीनी और कोरियाई यात्री आए थे। नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षक अपने ज्ञान एवं विद्या के लिए विश्व में प्रसिद्ध थे। इनका चरित्र सर्वथा उज्ज्वल और दोषरहित था। छात्रों के लिए कठोर नियम था, जिनका पालन करना आवश्यक था। चीनी यात्री फेंगसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन, धर्म और साहित्य का अध्ययन किया था। उसने 10 वर्षों तक यहाँ अध्ययन किया। उसके अनुसार इस विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना सरल नहीं था। यहाँ केवल उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र ही प्रवेश पा सकते थे। प्रवेश के लिए पहले छात्र को परीक्षा देनी होती थी। इसमें उत्तीर्ण होने पर भी प्रवेश संभव था। विश्वविद्यालय के 6 द्वार थे। प्रत्येक द्वार पर एक द्वार पंडित होता था। प्रवेश के पहले वो छात्रों की वही परीक्षा लेता था। इस परीक्षा में 20 से 30% छात्र ही उत्तीर्ण हो पाते थे। विश्वविद्यालय में प्रवेश के बाद भी छात्रों को कठोर परिश्रम करना पड़ता था तथा अनेक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य था। यहाँ के स्नातक करने वाले छात्र का हर जगह सम्मान होता था। चीन में इत्सिंग और हुइली और कोरिया से हाइनी यहाँ आने वाले विदेशी यात्रियों में मुख्य हैं। 630 ईस्वी में जब युआन चांग यहाँ आए थे, तब ये विश्वविद्यालय अपने चरमोत्कर्ष पर था। इस समय यहाँ 10 सहस्त्र विद्यार्थी और 1 सहस्त्र आचार्य थे। विद्यार्थियों का प्रवेश नालंदा विश्वविद्यालय में काफ़ी कठिनाई से होता था, क्योंकि केवल उच्च कोटि के विद्यार्थियों को ही प्रविष्ट किया जाता था। शिक्षा की व्यवस्था क्या थी? महास्थविर के नियंत्रण में थी। शीलभद्र उस समय यहाँ के प्रधानाचार्य थे। ये प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे। यहाँ के अन्य ख्याति प्राप्त आचार्यों में नागार्जुन, पद्म संभव, जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, शांति रक्षित और दीपंकर, ये सभी बौद्ध धर्म के इतिहास में प्रसिद्ध हैं। नालंदा 7वीं सदी में तथा उसके पश्चात कई वर्षों तक एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय था। यहाँ अध्ययन के लिए चीन के अतिरिक्त चंपा, कंबोज, जावा, सुमात्रा, ब्रह्मा, तिब्बत, श्रीलंका और ईरान आदि देशों के विद्यार्थी आते थे और विद्यालय में प्रवेश पाकर अपने को धन्य मानते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा, आवास, भोजन आदि का कोई शुल्क छात्रों से नहीं लिया जाता था। सभी सुविधाएं निःशुल्क थीं। राजाओं और धनी सेठों द्वारा दिए गए दान से इस विश्वविद्यालय का व्यय चलता था। इस विश्वविद्यालय को 200 ग्रामों की आय प्राप्त होती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में मंदिर के अवशेष कैसे? नालंदा के विद्यार्थियों के द्वारा ही एशिया में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का विस्तृत प्रचार और प्रसार किया गया।
यहाँ के विद्यार्थियों और विद्वानों की मांग एशिया के सभी देशों में थी और उनका सर्वत्र आदर होता था। तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर भदंत शांति रक्षक और पद्म संभव तिब्बत गए थे और वहाँ उन्होंने संस्कृत, बौद्ध साहित्य और भारतीय संस्कृति का प्रचार करने में अप्रतिम योग्यता दिखाई। नालंदा में बौद्ध धर्म के अतिरिक्त हेतु विद्या, शब्द विद्या, चिकित्सा शास्त्र, अथर्ववेद तथा सांख्य से संबंधित विषय भी पढ़ाए जाते थे। युआन च्वांग ने लिखा है कि नालंदा के 1 सहस्त्र विद्वान आचार्यों में से 100 ऐसे थे जो सूत्र और शास्त्र जानते थे, 503 विषयों में पारंगत थे और 20-50 विषयों में। केवल शीलभद्र ही ऐसे थे जिनकी सभी विषयों में समान गति थी। नालंदा विश्वविद्यालय के 3 महान पुस्तकालय थे, रत्नोदध, रत्न सागर, रत्नरंजक। इनके भवनों की ऊंचाई का वर्णन करते हुए युआन च्वांग ने लिखा है कि इनकी शतमंजिली अटारियों से के शिखर बादलों से भी अधिक ऊंचे थे और इन पर प्रातःकाल की हिम जम जाया करती थी। इनके झरोखों में से सूर्य का सतरंगा प्रकाश अंदर आकर वातावरण को सुंदर एवं आकर्षक बनाता था। इन पुस्तकालयों में सहस्त्रों हस्तलिखित ग्रंथ थे। इनमें से अनेकों की प्रतिलिपियां युआन च्वांग ने की थीं। जैन ग्रंथ सूत्र कृतांग में नालंदा के हस्तियान नामक सुंदर उद्यान का वर्णन है। 1303 ईस्वी में मुसलमानों के बिहार और बंगाल पर आक्रमण के समय नालंदा को भी उसके प्रकोप का शिकार बनना पड़ा। यहाँ के सभी भिक्षुओं को आक्रांताओं ने मौत के घाट उतार दिया। मुसलमानों ने नालंदा के जगत विश्व प्रसिद्ध पुस्तकालय को जलाकर भस्मसात कर दिया और यहाँ की शतमंजिली भव्य इमारतों और सुंदर भवनों को नष्ट भ्रष्ट करके खंडहर बना दिया। इस प्रकार भारतीय विद्या, संस्कृति और सभ्यता के घर नालंदा को जिसकी सुरक्षा के बारे में संसार की कठोर वास्तविकताओं से दूर रहने वाले यहाँ के भिक्षु विद्वानों ने शायद कभी नहीं सोचा था, एक ही आक्रमण के झटके से ने धूल में मिला दिया था। उत्खनन क्या है? अब तक हुए उत्खनन में मिले अवशेष ऐसे प्रतीत होता है कि यहाँ पर व्याख्यान हेतु 7 बड़े कक्ष, 300 छोटे कक्ष बनाए गए थे। विद्यार्थियों के रहने के लिए छात्रावासों की सुविधा थी। शैलेंद्र शासक वालपुत्र देव ने तत्कालीन मगध नरेश देवपाल की अनुमति से नालंदा में जावा से आए भिक्षुओं के निवास के लिए एक विहार का निर्माण करवाया था। यहाँ हस्तलिखित ग्रंथों का एक 9 मंजिला धर्मगज नामक पुस्तकालय था, जो 3 बड़े भवन रत्न सागर, रत्नोदध एवं रत्नरंजक नाम से विभाजित था। तो प्रिय मित्रों, ये वीडियो आपको उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी, क्योंकि ज्ञानवर्धक वीडियो है। इसलिए मैं आपसे आशा करूंगा कि आप जो है वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ऐसे ही वीडियो फिर देखिएगा और अच्छी यूनिवर्सिटी और अच्छे शिक्षा क्षेत्रों की वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।